बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स का जो टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम बायोमास स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको बायोमास के बारे में पता होना चाहिए कि बायोमास क्या है और उससे एनर्जी कैसे हासिल की जाती है। बायोमास इनफैक्ट फालतू मादे होते हैं जिनको जलाया जाता है ईंधन के तौर पर, उसको बायोमास कहते हैं। अब ये फालतू मादे क्या हैं? असल में ये पौधों और जानवरों के जो फालतू मादे हैं। बायोमास इज़ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्न्ड एज फ्यूल। तो ये बायोमास जो है पौधों और जानवरों के फालतू मादे हैं जिनको फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर जलाया जाता है। ठीक है। बायोमास की दूसरी हालतें जो हैं गार्बेज है, फार्म वेस्ट है, शुगर कैन है और अदर प्लांट्स जो होते हैं वो बायोमास की दूसरी हालतें हैं। दीज वेस्ट आर यूज्ड टू रन पावर प्लांट्स। इन फालतू मादों को पावर प्लांट्स को चलाने के लिए, और पावर प्लांट्स का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। ये पावर प्लांट्स को चलाने के लिए ये फालतू मादे जो होते हैं इनको इस्तेमाल में लाया जाता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन फालतू मादों को, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। ठीक है। बायोमास कैन सर्व एज अनदर एनर्जी सोर्स। बायोमास जो है उसको दूसरे एनर्जी सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। बट प्रॉब्लम्स आर देयर इन इट्स यूज़। अब वो क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जब इनको जलाया जाता है तो आपको पता है कि इनके जलने से एक तो जो धुआं, स्मोक पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इसके साथ साथ इनके जलने से मीथेन गैस भी पैदा होती है। ठीक है। व्हेन एनिमल डंग, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स डिकम्पोज। जब ये फालतू मादे या जो जानवर गल सड़ जाते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं, दे गिव ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन। तो यहाँ से क्या चीज़ खारिज होती है? मीथेन का एक मिक्सचर खारिज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। अब ये मीथेन जो है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय बर्निंग मीथेन। तो मीथेन के जलने से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था बायोमास के बारे में था। इससे आगे हम चलते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मास एनर्जी इक्वेशन को। मास एनर्जी इक्वेशन, फ़िज़िक्स में ये इक्वेशन बड़ी अहमियत के हामिल है। ठीक है। इसमें आइंस्टाइन बहुत बड़ा नाम है फ़िज़िक्स के अंदर, उसने बहुत वर्क किया है। ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स की जो ब्रांच है उसमें बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं। आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया, इस चीज़ की निशानदेही की कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। According to him, a loss of the mass of the body provide a lot of energy. A loss in mass, अगर mass में लॉस आता है, कमी आती है, तो इसका मतलब है एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा। यानी एक चीज़, अगर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं ना हम, एक तो मैस की बात कर रहे हैं और दूसरी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैस में कमी आ रही है तो एनर्जी में इजाफा होगा, और अगर एनर्जी में कमी आ रही है तो मैस में इजाफा होगा। ठीक है। यानी कि एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस हैपन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। और ये कब ऐसा कब होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये होगा कि अगर मैस में कमी आ रही है, ठीक है, एटम्स टूटते हैं तो उनके टूटने से फिशन रिएक्शंस होंगे, तो फिशन रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी पैदा होगी। ठीक है। अब एक जो हैवी न्यूक्लियाई है या हैवी एटम है, जब वो टूटता है उसका मैस कम हो जाता है, तो मैस के कम होने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है। जितना ज़्यादा मैस कम होगा उतनी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है ना। तो द रिलेशन बिटवीन मैस एंड एनर्जी इज़ गिवन बाय आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने ये मैस एनर्जी इक्वेशन जो है वो बताई है। E इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर, ये उसका फार्मूला है। E इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर, और इसमें c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, विच इज़ इक्वल टू 3 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
ये जो अबव इक्वेशन ये हमारे पास है E = mc², ये क्या ज़ाहिर करती है? ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि थोड़ी सी मिकदार में भी अगर मैटर है ना तो उससे बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल की जा सकती है। इट अपीयर्स दैट मैटर इज़ हाईली कंसनट्रेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जो एनर्जी है वो मैटर से जो हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखें, अब हम बात करते हैं कुछ जो है फ्लो डायग्राम्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टर की, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने है इलेक्ट्रिक लैंप है। इलेक्ट्रिक लैंप में जब कोई भी लैंप जो है उसको हम रोशन करते हैं, जलाते हैं, लैंप जलता है तो उससे दो तरह की एनर्जी पैदा होती है। एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे लैंप को, तो उससे आगे लैंप जब रोशन हो जाता है तो उससे एक तो हमें लाइट एनर्जी हासिल होती है और दूसरी उसके साथ साथ हमें हीट एनर्जी भी हासिल होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये आगे कन्वर्ट हो रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में। यानी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसको ये आगे दूसरी शक्लों में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी भी लैंप को इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाएगी तो आगे वो दो तरह की एनर्जी में उसकी सारी की सारी जो एनर्जी है, जो उसकी ये इनपुट है, वो दो तरह की आउटपुट में डिवाइड हो जाएगी। एक आउटपुट होगी लाइट एनर्जी और दूसरी होगी हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखें कि फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है, अगर वो इनपुट है, फ्यूल इन कार इज़ अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ये अगर इनपुट के तौर पर दी जाती है, ठीक है, ये अगर इनपुट के तौर पर दी जाती है तो आगे वो किन में कन्वर्ट होगी? आगे जब कोई भी कार स्टार्ट होती है, चलती है, तो अब ये फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है, ये एक तो काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से कार जो स्टार्ट होगी, ठीक है, एक उसकी हीट एनर्जी, जब वो चलेगी तो उससे हीट भी पैदा होगी, ठीक है, और एक साउंड एनर्जी। तो वो सारी की सारी जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल की, जिसकी वजह से कार को स्टार्ट किया गया है, इनपुट उसको मिलती है, फ्यूल उसको जो भी उसके अंदर पेट्रोल या डीज़ल वगैरह यूज़ किया जा रहा है, वो उसका केमिकल एनर्जी है। ठीक है ना, वो आगे किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। अब देखें कि काइनेटिक एनर्जी से काम लिया जाता है जिसकी वजह से वो आगे मूव करती है, वर्क डन होता है, जिससे गाड़ी जो आगे चलती जाती है, ये इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, इनपुट के तौर पर उसको केमिकल एनर्जी दी जा रही है। इसी तरीके से पावर स्टेशन में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर, ये इनपुट के तौर पर होगी। पोटेंशियल एनर्जी के वाटर को एक हाईएस्ट पॉइंट पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब उसको नीचे गिराया जाता है, मूव करवाया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, फ़्लो कर रहा होता है नीचे की तरफ। ठीक है, अब नीचे की तरफ जब फ़्लो कर रहा है तो उससे आगे टरबाइंस जो होती हैं वो चलाई जाती हैं। टरबाइंस जब चलती हैं तो उनसे इंजन स्टार्ट होते हैं और इंजन के स्टार्ट होने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। लेकिन इसके साथ साथ वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, कुछ ना कुछ जो है वो हीट एनर्जी में यूज़ हो जाएगी और कुछ जो है वो साउंड एनर्जी में यूज़ हो जाएगी। यानी अगर हमने उसको 100% जो इनपुट पोटेंशियल एनर्जी दी थी वो सारी की सारी आउटपुट में हासिल नहीं होगी, कुछ एनवायरनमेंट के अंदर हीट एनर्जी के तौर पर वेस्ट हो जाएगी और कुछ जो है वो साउंड एनर्जी के तौर पर वेस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ एनर्जी कन्वर्जन के बारे में हमने आपके सामने जो इसकी डायग्राम्स थी, जो फ्लो डायग्राम्स थी, उसको हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एफिशिएंसी को डिस्कस कर रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी को उर्दू में कहते हैं कारकर्दगी। अब एफिशिएंसी किसी भी मतलब कि गाड़ी की हो सकती है, इंजन की हो सकती है, एक फ़ैन की हो सकती है, एक मोटर की हो सकती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कहते हैं कारकर्दगी को। और इसको फिज़िक्स की ज़ुबान में कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है असल में वो क्या है? इज़ द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from a system as output
टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट्स एज इनपुट। के जो एफिशिएंसी है वो असल में आउटपुट और जो टोटल उसकी इनपुट है, इन दोनों की एक रेशो है असल में। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट कि जो हमने किसी भी जैसे फ़र्ज़ कर लें, इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर एक मोटर है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, वो क्या है, इनपुट है, टोटल इनपुट है। और उसके नतीजे में मोटर जब चलती है, जब पंप चलता है तो उससे जो हम वाटर हासिल करते हैं वो क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो जितना वो हमें वाटर देगा, अगर हम उसको इनपुट जितनी दे रहे हैं उसके बदले में वो हमें जो वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो जितना वाटर प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो परसेंट एफिशिएंसी जो होती है, परसेंटेज एफिशिएंसी, उसमें क्या फ़र्क होगा कि उसमें हमने ये जो एफिशिएंसी का हमने फार्मूला यहाँ से निकाला है, ठीक है, उसके साथ हमने इधर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 100% के लिहाज से हम उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि उसकी जो एफिशिएंसी थी वो 100 में से कितने परसेंट थी। ठीक है, कि एक मोटर है, एक पंप है जो वर्क कर रहा है, तो उसमें उसने कितने परसेंट एफिशिएंसी के साथ जो उसको इनपुट दी गई है, तो उसके बदले में उसने कितनी हमें आउटपुट प्रोवाइड की है, उसने वर्क किया है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितने परसेंट रही है। तो अगर उसकी एफिशिएंसी को परसेंटेज में मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा कि उसकी जो आउटपुट है उसको इनपुट पे डिवाइड करेंगे टोटल और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ पावर। अब हम बात कर रहे हैं पावर, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, कि पावर क्या है, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ पावर या डिफाइन पावर एंड राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो इसका हमने फार्मूला भी फाइंड करना है और इसका यूनिट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पावर की सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि पावर क्या है। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी बात आती है ना रेट की, तो इसका मतलब है टाइम के लिहाज से उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो फिर टाइम पे डिवाइड हो रहा है, यानी टाइम अंडरस्टूड होगा। जब बात रेट की आएगी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब है वर्क जो है, कोई भी बॉडी है जिसकी हम पावर की बात कर रहे हैं, तो वो जितना वर्क कर रही है टाइम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से जितना भी वो वर्क कर रही है, कि एक बॉडी जो है वो टाइम के लिहाज से जितना भी वर्क कर रही है तो वो उसकी पावर होगी। ठीक है, कि एक बॉडी का जो वर्क है टाइम के लिहाज से वो उसकी पावर कहलाएगी। ठीक है, कि फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी इंजन है, तो जितना भी वर्क करेगा टाइम के लिहाज से करेगा ना, कि 1 घंटे में, 2 घंटों में उसने या 5 सेकंड में उसने कितना वर्क किया है, तो वो उसकी पावर होगी। ठीक है, तो पावर का जो यूनिट है वो है वाट। ठीक है, WATT से इसको लिखा जाता है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो है W, कैपिटल में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और इसको हमने अब डिफ़ाइन करना है कि ये वाट क्या है। जैसे ये जो इसका यूनिट है वो हम इसके फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे W जो वर्क है उसको हम किस में मेजर करते हैं, जॉल में, और टाइम को सेकंड में, तो जॉल पर सेकंड इसका यूनिट होगा। ठीक है, पावर का यूनिट जॉल पर सेकंड, जॉल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं। ठीक है, वाट और जॉल पर सेकंड एक ही चीज़ है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो 1 जॉल वर्क करती है 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। मैं सिर्फ अभी इसकी जो उसके फार्मूले से उसका यूनिट निकाल रहा हूँ और उसी से आगे उसकी डेफिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि ये 1 जॉल्स पर सेकंड है ना, ये आपको उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर 1 जॉल वर्क हो 1 सेकंड के अंदर, अगर कोई बॉडी, अगर कोई इंजन, अगर कोई मोटर, पंप, किसी चीज़ की भी बात कर लें कि अगर वो 1 जॉल वर्क करता है 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वाट होगी। जैसे द पावर ऑफ द बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड। कि अगर एक बॉडी जो है वो 1 जॉल वर्क करे 1 सेकंड में, तो उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट होगी।
और 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर है, 1000 वाट के बराबर है। 1000 का मतलब होता है 1 के साथ 3 ज़ीरो है, इसका मतलब है 10 की पावर 3, 10 रेज़्ड पावर 3 वाट। 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इज़ इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 6 वाट। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये बातें जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जब आपने पावर की डेफिनेशन लिखनी है तो उसके साथ उसका फार्मूला, उसका यूनिट लाजमी लिखना है। अगर पूछा जाए तब भी लिखना है, ना पूछा जाए तब भी लिखना है, ठीक है। अगर आप इसको ये वाट को डिफ़ाइन करना हो तो उसके साथ आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। ये थोड़ा सा लिखना ज़रूरी होगा कि 1 किलोवाट किसके बराबर है, 1 मेगावाट किसके बराबर है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है। ये 1 हॉर्स पावर, इसका एक एमसीक्यू आ सकता है कि 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी वाट्स। तो उसके आगे नीचे ऑप्शन होंगे, 740 हो सकता है, 750 हो सकता है, 746 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्या मैन, इसकी स्टेटमेंट देखें, क्या मैन टेक्स 80 सेकेंड इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स दी है 200 न्यूटन और डिस्टेंस दे दिया 10 मीटर, कि एक फ़ोर्स कितनी लगानी है, 200 न्यूटन फोर्स लगानी है, ठीक है। अ मैन टेक्स 80 सेकेंड, मैन टेक्स, एक आदमी को 80 सेकेंड्स लगते हैं इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन लोड को उठाने के लिए उसको, ये जो फोर्स है उसने कितनी लगानी है, 200 न्यूटन की फ़ोर्स लगानी है। और उसको टाइम कितना लगता है, उसको 80 सेकेंड्स लगते हैं। टाइम जो है, टाइम टेकन बाय अ मैन, जिसको हमने T1 से लिखा है, वो 80 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। थ्रो अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो उसको 10 मीटर डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए उसको कितने टाइम लगता है, 80 सेकेंड्स लगते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स देखें कि अब इसमें जो स्टेटमेंट है, इसमें 2 आदमी हैं जो एक ही काम को करना है उन्होंने। और एक आदमी को, जो पहला है फर्स्ट मैन, उसको 80 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। और उसने जो 200 न्यूटन लोड जो है वो लेके जाना है 10 मीटर तक। और दूसरा जो आदमी है उसको 10 सेकेंड्स लगते हैं वही काम करने के लिए। तो अब दोनों की अलग अलग पावर को हमने चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि ए को T1 जो है उसको 80 सेकेंड्स लगते हैं, दूसरे आदमी को टाइम कितना लगता है, 10 सेकेंड्स लगते हैं। पहली बात तो ये कि हम वर्क फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला है F क्रॉस S। वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 जॉल आ जाएगा, ठीक है। अब पहले आदमी की जो पावर है, पावर ऑफ मैन, जो फर्स्ट मैन है उसकी जो पावर है, उसके वर्क को टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसकी पावर आ जाएगी 25 जॉल पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 25 वाट। अब दूसरे आदमी की पावर जो है वो, जो वर्क है वो तो सेम ही है लेकिन टाइम डिफरेंट है। अब इसका वर्क कितना है, 2000 जॉल है, उसकी टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स है। इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 जॉल्स पर सेकेंड, यानी 200 वाट्स। तो सेकंड मैन जो है वो टाइम कम वक्त में यही काम जो है वो कर लेता है, इसलिए उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। एक पंप की पावर को हमने फाइंड करना है, विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम of water through a vertical height of 16 meters in 10 seconds। अब mass of water कितना है, 70 किलोग्राम। डिस्टेंस उसने, पानी ने कितना कवर करना है, 16 मीटर हाइट पे लेके जाना है उसको। टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो फोर्स हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है W=mg। m और g को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 700 न्यूटन, ठीक है। अब देखें कि जो वर्क है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है F क्रॉस S। तो यहाँ पे वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा, ये हमारे पास वर्क आ जाएगा
11,200 जॉल। पावर फाइंड करनी है तो पावर के लिए W/T, W को T पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1120 वाट्स। ठीक है, तो इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट। तो इसलिए जितनी पावर आई है उसको 746 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस पंप की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी? 1.5 हॉर्स पावर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एनर्जी फ्रॉम बायोमास, मास एनर्जी इक्वेशन, फ्लो चार्ट डायग्राम्स और ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन और ये 2 एग्जांपल्स हैं, इन सब की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।